मैं रुखसार चंद, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब और मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तागरों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूं हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके। तो लोग सा की वीडियो देख लेते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो डेली स्वैग का वीडियो है और इसका टाइटल बड़ा मजेदार है। रविशंकर वर्सेस हिना रब्बानी गॉट रब्ड फॉर फ्री इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये सब तो कांड आपको पता ही है। तो चलिए किस तरह से हिना रब्बानी खार जो हैं वो रगड़ी गई श्री श्री रविशंकर के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, उसकी भी पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन पहले जरा बात सुन लेते हैं, फिर बीच में सुनवाता हूं मैं वो क्या हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंटर के अंदर अभी दो पाकिस्तान के सफीर और इंडिया के गुरुजी के दरमियान एक मुज़ाकरात हुई सर, एक बातचीत हुई, जो कि बातचीत बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिल रही है। किस बात पर मैं बताना चाहूँगा सर, पाकिस्तान के जो से इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि अब तो इंडिया के साथ मतलब कि पीस की बात करना हमारे लिए एक ख्वाब हो गया। इंडिया के पहले जो पॉलिटिशियंस थे वो पहले पीस की बात कर लेते थे, लेकिन अब के पीस की बात नहीं करते। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि ये बात आप नहीं कर सकते, ये बात आप गलत कर रही हैं। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आज के नरेंद्र मोदी ने आपके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको हम इंडिया में बुलाकर पीस की बात करने की कोशिश की, लेकिन आप उस मुद्दे पर नहीं आए। तो पाकिस्तान की सफीर कहने लगी कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। इंडिया के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा आप अपने हालात इस टाइम देखें कि आपके पॉलिटिशियन मुसलमानों पर क्या जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पर तो चंद एक तबके के साथ हो रहा है, लेकिन हम बराबरी का हुकूक दे रहे हैं, उनका दावा था। तो उन्होंने कहा कि आज के मुसलमानों पर देखें कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर कितना जुल्म हो रहा, महंगाई देखें कितनी की हुई आप लोगों ने, उनका जीना आराम किया हुआ। इस पर आप कितना मुतफिक है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, इस बारे में मेरी राय तो ये है कि सबसे पहले अगर बात करें तो इंडिया में मुसलमान जो है वो माइनॉरिटीज़ हैं। तो माइनॉरिटीज़ जहाँ पे भी होती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में ही जस्टिस है माइनॉरिटीज़ के साथ। पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ के साथ कहीं पे इनजस्टिस होता है, ठीक है, कहीं पे इक्वल राइट्स है। जैसे आप कहें इंडिया में भी सेम एज इट इज़ सिचुएशन है। अगर आप ये कहें कि ओवरऑल वहाँ पे मुस्लिम्स के कंडीशंस ख़राब हैं तो ये भी आपकी बात गलत होगी। अगर आप ये कहें कि वहाँ पे बिल्कुल ही ठीक है तो ये भी गलत है। मॉडरेट सिचुएशंस माइनॉरिटीज़ की हर जगह पे रही हैं। बट अगर हम इकॉनमी की बात करें तो वो जो आप कह रहे हैं कि वो बात करना नहीं चाहते, बात हमेशा आप ये देखें ना उस टाइम पे हुई जब पाकिस्तान compete कर रहा था उससे। हम ये कहते थे कि इंडिया हमारा राइवल है, इंडिया ये क्या समझता था कि पाकिस्तान हमारा जो है ना वो राइवल है। इस वक्त तो आप ये देखें ना वो हमसे बहुत ज़्यादा दौड़ में आगे निकल चुके हैं, वो अब हमें कुछ नहीं समझते। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। आप ये देखें कि उनके जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स, वो मोर देन $500 बिलियन। चलिए, ये जो बात कही ना, मैं इसका काउंटर अभी कर देता हूं, बाद में थोड़ा शायद भूल जाऊंगा मैं। आपने कहा कि जी राइट्स मिल रहे हैं, बराबर हैं। देखिए, बराबर के राइट्स तो इंडिया में हैं। इंडिया में बराबर के राइट्स हैं कि जो भी माइनॉरिटी है वो पीएम बना है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है, बना है। आप उठा के देख लीजिए, एक सिख पीएम बने, एक मुसलमान प्रेसिडेंट बने। आपके यहां नहीं हो सकता। आपके यहां, आपके आईन में आपके बंदों ने लिखा कि यह हक सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा, ये नॉन मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा। आपके यहां शर्त है कि अगर आप मुस्लिम हैं तभी आप पीएम बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, आर्मी चीफ बन सकते हैं, नेवी चीफ बन सकते हैं, एयरफोर्स चीफ बन सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, पुलिस चीफ बन सकते हैं। ये तभी बन सकते हैं जब आप मुसलमान होंगे। और वो भी समझ रहे हैं ना। तो हक नहीं दिए हैं आपके यहां, बराबरी के राइट्स नहीं है माइनॉरिटीज के। इंडिया में है बराबरी के राइट्स। एक हिंदू और एक मुसलमान इंडिया में अगर खड़ा है तो उसके पास इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन उसे बराबर का हक देती है हर मायने में। पाकिस्तान में अगर एक हिंदू मुसलमान खड़ा है तो मुसलमान को एज हासिल है। ये बेसिक बुनियादी फर्क है और ये बहुत बड़ा फर्क है। सेकेंडली, इस वक्त अगर कहीं पे भी आप ये देखें ना, आप अपने घर की भी बात कर लेना, एक भाई अगर वो कमा नहीं रहा होगा, ठीक है, उसके हालात ख़राब होंगे, रिश्तेदार जो होंगे वो उस भाई की बात इतनी कम ही सुनेंगे, ठीक है, दूसरे की ज़्यादा सुनी जाएगी जो कमा रहा होगा। तो दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली, ये बात समझाना चाह रहा हूँ लेकिन अवाम को नहीं समझ में। इकोनॉमिक सिचुएशंस की जहाँ तक बात है, इस वक्त हमारे जो
हमेशा से भाई ममालिक रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि इस्लामिक ब्रदर कंट्री हमारा सऊदी अरब है, ठीक है। उसके अलावा हम चाइना को अपना बड़ा फ्रेंडली कंट्री कहते हैं। सेकेंडली यूएई है, फिर उसके बाद आईएमएफ बड़ा बैक करता है पाकिस्तान को, फिर वर्ल्ड बैंक बड़ा बैक करता है इस वक्त। ये बोलते हुए आपको जरा भी हिचक भी नहीं आई कि चाइना को आपने ब्रदरली कंट्री कह दिया। ये वही चाइना है जहां पर मुसलमानों को दाढ़ी रखने का भी हक नहीं है। ये वही चाइना है जहां मुसलमानों को रमजान में रोजे रखने का हक नहीं है। ये वही चाइना है जहां पर मुसलमानों के मस्जिदों को टॉयलेट में बदल दिया गया है। ये वही चाइना है जहां पर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, उन्हें कुरान पढ़ने नहीं दी जाती। और आपके लिए वो ब्रदरली कंट्री हो गया है, जबकि इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंडिया आपके लिए दुश्मन मुल्क है क्योंकि मुसलमानों पर इंडिया जुल्म करता है। वाह रे वाह। वर्ल्ड बैंक ने तो कह दिया कि इस फिस्कल ईयर में हम नहीं देखेंगे, नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आपको देखेंगे कि लोन देना है नहीं देना, ठीक है। फिर सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि हम इस वक्त अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू कर रहे हैं कि जो हम फंडिंग्स कर रहे हैं कंट्रीज़ को वो ज़ाया कर रहे हैं, उसके लिए वो पॉलिसीज़ दोबारा बनाएं, ठीक है। वो उन्होंने अभी इमदाद रोक दी है, ठीक है। उसके अलावा यूएई में भी हमारा कुछ नहीं बन रहा। मेन चीज़ है कि सॉल्यूशन एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रस्ट होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ बड़ी मैटर करती हैं। अगर इंडिया यहाँ तक पहुँचा है, आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे करप्शन कम है और हमारे पास ज़्यादा है। जितना बड़ा मुल्क है उतनी बड़ी करप्शन है। तो स्टेबिलिटीज़ बड़ी मैटर करती हैं वहाँ पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। नहीं भाई साहब, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि अगर आप करप्शन इंडेक्स उठाकर देखेंगे तो आपका नंबर 140वें पर आता है और हमारा आपसे बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन हमारे यहाँ नहीं है, करप्शन है हमारे यहाँ, लेकिन हम उसे लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे करप्शन कम से कम हो, और इसी का नतीजा है कि हमारी रैंकिंग आपसे बहुत ऊपर है बनिस्बत तब भी जबकि आपके यहाँ 22 करोड़ की आवाम है, हमारे यहाँ 122 करोड़ की आवाम है। फर्क समझ रहे हैं आप? 122 करोड़ में भी हमारी रैंकिंग आपसे बहुत ज्यादा बेहतर है। ओवरऑल बेहतर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपसे जब तुलना आप कर रहे हो तो आपसे बहुत ज्यादा बेहतर है। हमारा शायद 80 या 81वां नंबर है और आपका शायद अब 80 81वां है या 125वां है। नहीं, 125 तो नहीं हुआ, 80 81वां नंबर है शायद, ऐसा ही कुछ है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपसे बहुत बेहतर है, आपसे 7 गुना आबादी होने के बाद भी। तो ये छोटी मोटी बात नहीं। अगर वाजपेयी आया था उस टाइम पे तो हम उस वक्त उनके लेवल पे थे, ठीक है। उन्होंने एटम बम बनाया, हमने भी एटम बम के धमाके किए, हमारा और उनका लेवल बराबर हो गया। और उस टाइम पे अगर आप 90s की बात करें, 80s की बात करें, तो पाकिस्तान का जीडीपी उनसे ज़्यादा था, इसीलिए वो आते थे। अगर आप ये चाहते हैं कि रिस्पेक्ट करें तो लाजमी ये आप भूल जाएं कि हमारा भाई है, कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है। भाई साहब, फिर से मैं आपको यहां पे करेक्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जीडीपी देखेंगे, जीडीपी की बात करेंगे ना, कहां ज्यादा थी यार। भारत की जीडीपी हमेशा आपसे बड़ी रही है। किस डेटा के बिना पर आप बात करते हैं? कैसे ये बातें आप सुन के हजम कर लेते हो? आपको आइडिया है कि आपकी जीडीपी कितनी थी उस वक्त? सम बिलियंस में थी और हमारी 100 ऑफ बिलियंस से ऊपर थी। मैं आप काम करता हूं, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, दोनों को कंपैरिजन करते हुए पिछले 40-50 साल का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि भाई आपकी इकोनॉमी, आपकी जीडीपी कितनी थी, हमारी जीडीपी साल दर साल कितनी थी। मुकाबला ही नहीं था बॉस। कैसे आप कह सकते हो कि हम बराबरी थे? आपसे 7 गुना बड़ी कंट्री है हम, जीडीपी बराबर हो ही नहीं सकती हमारी। मतलब आपके जैसे हालात है ना, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग है, ना वहां पे फैक्ट्रीज हैं, ना वहां पे सर्विस सेक्टर है, ना वहां पे आप कुछ कर रहे हो, सारी चीजें इंपोर्ट पे आप डिपेंड करते हो, तब आप कह रहे हो कि जीडीपी होती। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप बना क्या रहे हो? एग्रीकल्चर में उपजा रहे हो, प्रोडक्ट्स आपके हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, सर्विस सेक्टर में हो रहा है, कुछ तो कुछ भी नहीं है, ना था आपके पास, ना है, ना पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भगवान ही जाने। इकोनॉमी में ना कोई आपका भाई है ना कोई दोस्त है, ठीक है। इकोनॉमी में आप अपने खुद दुश्मन और दोस्त होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब हमारे पॉलिटिशियंस एक बयान देते हैं तो वो मार धाड़ वाला होता है इंडिया के अगेंस्ट। वो कहते हैं कि भाई इंडिया को हम तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब फॉरेन चले जाते हैं, जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाते हैं, तो वहाँ पर पीस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें तो पीस चाहिए इंडिया के साथ, हम तो पीस करना चाहते हैं, हम तो मोहब्बत से रहना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को, एक बंदे के 2 जगह पर अलग अलग बयानात को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, वो तो एक उन्होंने अपना पॉलिटिकल इमेज भी सीधा करना है ना।
एज़ कम्पेयर टू अगर हम इंडिया देखें तो वो लोग ज़्यादा हम पे बैकलैश करते हैं, क्योंकि हम उनसे अलग हुए थे तो उनको ज़्यादा इस बात का दुख होता है और वो तकलीफ़, मतलब आप देख लें कि वो तकलीफ़ ज़्यादा है, वो हमें ज़्यादा बैकलैश करते हैं। और अगर आप देखें वो भी फिर वहाँ पे जाके अमन की बातें कर रहे होते हैं, तो अगर आप इंटरनेशनल फोरम पे खड़े हैं तो आप वहाँ पे ये तो नहीं कह सकते ना मैं उस मुल्क को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ना ही इस वक्त इंडिया में इतनी ताकत है कि वो कहे जी मैं तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे जाके मैं तो मिसाइल दाग दूंगा, या पाकिस्तान। इंडिया में ताकत नहीं है। ताकत नहीं है तब 93,000 आपके सरेंडर हुए थे 71 में। ताकत नहीं है तब आपका आधा मुल्क तोड़ दिया हमने। ताकत नहीं है। ताकत नहीं है तो हमने सियाचिन आपसे ले लिया। ताकतवर नहीं है हम, है ना। और हमें तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं नहीं कहूंगा, आपके यहां के एक बंदे की बात सुनवा देता हूं कि जब आप खुद ही तबाह हो रहे हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो बात ही नहीं करते यार आप पे। सुनिए। आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो तो हमें आपको क्या करने की जरूरत है। सुन लिया, पाकिस्तानी बंदा है भाई। कैसी बातें करते हो यार, कुछ तो लॉजिकल बात करो, फैक्चुअल बात करो बॉस। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ पे जाके कहे हम मिसाइल दाग के कश्मीर ले लेंगे या बदला ले लेंगे। ऐसा तो खैर कोई भी कंट्री इस वक्त नहीं है जो ये उस फोरम पे जाके इस किस्म की बातें करें, क्योंकि हर फोरम का अपना तकद्दुस होता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल बातें होती हैं जो यहाँ पे भी होती हैं, वहाँ पे भी होती हैं। अभी रिसेंटली जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं यूएई जाने के बाद, तो वहाँ पर यूएई में उन्होंने एक अपना बयान दिया। यूएई में उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया कि भाई हम पीस चाहते हैं इंडिया से, और जो कश्मीर का मामला कि आप इंडिया को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, और कश्मीर का मसला को पाकिस्तान मतलब कि किसी न किसी तरीके से बैठ कर टेबल टॉकिंग करके हमें वो सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि हमने 4 जंगें की हैं इंडिया के साथ, 3 जंगें की हैं। उन्होंने वैसे तो 5 जंगें हुई हैं, उन्होंने 3 जंगों का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि 3 जंगों में हमने नुकसान ही हासिल किया और हमें सीखने की ज़रूरत है। तो उधर से नरेंद्र मोदी का भी भाई पॉइंट ऑफ व्यू आया। वो कहने लगे कि भाई हम भी आपसे पीस चाहते हैं, हम भी आपसे टेबल टॉकिंग चाहते हैं। पहले आप अपने पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म को ख़त्म करो, देन हम पीस चाहेंगे, देन हम मोहब्बत की बात करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? आप अगर कुछ टाइम पहले की, ये 10-15 दिन पहले की बात है, जब बिलावल भुट्टो साहब वहाँ गए हुए थे सिक्योरिटी काउंसिल में, और एस जयशंकर थे वहाँ पे मौजूद, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। जब बिलावल भुट्टो साहब ने उन पर तनकीद करनी शुरू की ना, तो उन्होंने एस जयशंकर से एक क्वेश्चन किया, एक सहाफ़ी ने आपके जैसे ने, कि साउथ एशिया में इस्लामाबाद, काबुल, दिल्ली, काठमांडू, ठीक है, उसके अलावा ढाका, ये कब तक टेररिज्म फेस करते रहेंगे, कब तक ये मुश्किलात बर्दाश्त करते रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये आप सवाल गलत इंसान से पूछ रहे हैं, ये आप वहाँ से जाके पूछें जहाँ से ये है। अगर आप आज से 2001 की बात है, तब हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे ना, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो सिर्फ हमसायों को डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे। आज अगर हम रियलिटी पे आएँ तो वो हमें डस रहे हैं, ठीक है, हमारे पाले हुए सांप। तो हमें अपने जो है ना हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है, हमारी आंखें खोलने की ज़रूरत है। देखिए, हकीकत को तस्लीम करना कोई गलती नहीं है, कोई बुज़दिली नहीं है, ये बहादुरी है कि हम हकीकत को तस्लीम करके आगे की तरफ चलें। कौन सी हकीकत को? यही कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ गलत हैं टुवर्ड्स इंडिया। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, तो अब तो वो ये मसला समझते ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बराबरी की बात होती है, वो अब इस चीज़ पे आते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अब ये मसला हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। पहले वो कहते थे कि दोनों मुल्क करेंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कश्मीर लेना चाह रहे हैं, आप कश्मीर में क्या करेंगे? यही कश्मीर में देंगे जो आप पाकिस्तान में लोगों को दे रहे हैं। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में लोग जो है ना, ये तो रियलिटी है कि आटे की लाइनें लगी हुई हैं। मैं अगर आप कश्मीर गए हो, पाकिस्तान के कश्मीर में और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। उधर 17 यूनिवर्सिटी, इधर 2-3 यूनिवर्सिटी। फिर आप यही चीज़ समझ लेना कि सबसे पहले तो ख़ुद को इतना कैपेबल बनाएं, फिर बात करें। मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ कि इंडिया के पास जो कश्मीर है भाई, उधर जो आटा मिल रहा है वो आपको 25 से 30 रुपए मिल रहा है, और यहाँ पर जो मिल रहा है 70 से 80 रुपए मिल रहा है। तो वो 25 से 30 रुपए छोड़कर 70 से 80 रुपए के पीछे आएंगे।
देखें जी, कश्मीरियों की मेन जो बात है ना, अगर आप शुरू से बात उठाएं, कश्मीरी ये कहते हैं कि उनका अपना एक अलग से स्टेट होना चाहिए। अभी भी कश्मीरी वही कहते हैं। जो कश्मीरी मूवमेंट है, जो कौन कहता है मुजम्मिल भाई, कौन कहता है? और जो बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि उन्हें अलग से मुल्क चाहिए, 1948 से वो इस बात के लिए जंग लड़ रहे हैं, कश्मीर से पहले से जंग लड़ रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे आप। याद रखिएगा, हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि सांप पालेंगे तो आपको भी डसेंगे। तो अगर आप कश्मीर पे ऐसे ही करेंगे तो उधर से वाले भी डस रहे हैं आपको, और वो बहुत भारी पड़ेगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, और पड़ रहा है। कश्मीर में तो हमने बहुत कुछ बदल दिया है, और वो बाकी इंडिया के स्टेट्स की तरह अब डेवलप हो रहा है, और कश्मीरी भी डेवलप हो गए हैं। आपको अभी इस बात का एहसास नहीं होगा मुजम्मिल भाई, आपको इस बात का एहसास अभी 10-15 साल और रुक जाइए, 10 साल रुक जाइए, ज्यादा नहीं, 10 साल। उसके बाद आपको खुद ब खुद आप ही बोलेंगे, याद रखिएगा, आप ही बोलेंगे। मेरी बात याद रखिएगा कि इंडिया के किसी बंदे ने कहा था ये इंडिया में है, ठीक है, वो यही ही कहते हैं कि हमारा जो है ना, कश्मीर का ये टर्म नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं। कश्मीर की सोवेरेंटी है, एक इंटेग्रल, वो एक स्टेट है। उस वक्त जो उसका राजा था, डोगराज, उसको भी यही था कि मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ जाऊं, ठीक है। तो बट ऐसा हो नहीं सकता ना, जियोग्राफिकली ये एक नामुमकिन सी बात है कि आप पहाड़ी इलाका वहाँ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अफगानिस्तान भी पहाड़ी इलाका है। फिर ये है ना कि मफादात होते हैं, पाकिस्तान के मफादात अपने हैं, ठीक है, इंडिया के मफादात अपने हैं। तो दोनों ही नहीं चाहेंगे कि कश्मीर जो है ना एक सेपरेट एंटिटी बन के किसी एक की तरफ झुकाव हो जाए। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी बातें करते क्या हैं वैसे जॉब में? मैं लाहौर एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। क्वालिफिकेशन? मेरी BS एविएशन है। बहुत ज़बरदस्त यार, इसीलिए बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास। थैंक यू सो मच नेशनल टॉक की। मुत्तफिक, मैं तो इस पर 100% मुत्तफिक हूँ। पहले इमरान खान जब थे तब भी महंगाई थी, लेकिन अवाम की बर्दाश्त में थी। लेकिन अब तो काम बहुत ऊपर चला गया, गरीब आदमी को रोटी भी नहीं मिल रही, ठीक है, लोग लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं। हालांकि हमारे सियासतदानों के पास आई थिंक गंदम पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, तो उन्हें चाहिए कि अवाम का कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस तरह के हालात हम देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस कश्मीर के बारे में तो बड़ी बातें करते हैं, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा, कश्मीर में मर गए, लुट के। यहाँ पर देखें ना, लाइनों में लगकर आटा ना मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं, चीनी ना मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं। हमारा ध्यान भटकाया जाता कश्मीर की तरफ, या हमें एजुकेट नहीं किया जाता कि वाकई में कोई मसला है पाकिस्तान के अंदर, इस तरफ से ध्यान भटकाया जाता है। क्या सिनेरियो, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ों को? एजुकेशन कह सकते हैं एक इशू है इसमें, क्योंकि जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। जैसे इमरान खान ने काफ़ी सारे मुद्दे सामने लाए, कुछ लोगों ने कहा झूठ है, कुछ ने कहा सच है, लेकिन वो काफ़ी बातें उनकी सही थी कि ये सियासतदान ही करते हैं और हमें उस तरफ जाने ही नहीं देते। वो ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। बेसिकली जो रीजनल काम होता है, जैसे खाना प्रोवाइड करना, ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया करना सस्ते रेटों पे, वो नहीं दे रहे। ऑयल की कीमत देखें आप कहाँ चली गई है। उसके बाद वो लास्ट टाइम वो पेशावर में एक वाक़या हुआ है, वो आदमी लाइन में लगा हुआ था, सर्दी की वजह से मर गया, वो आटा लेने आया था, उस पर इतना दुख हुआ, उसके 3 बच्चे थे, उसको कौन पालेगा। तो ये बहुत सारा इशू है उस पर। ये मैं ये नहीं कहता ये पार्टी सही है, ये पार्टी सही है, जो मर्ज़ी सही हो, लेकिन अवाम का ख्याल करना चाहिए। अवाम के वोट से आते हैं, अवाम की बात नहीं सुनते। मसला ये है हमारे जो मौजूदा सिनेरियो आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान को देखें, वहाँ प्रोटेस्ट, आप अगर सिंध की बात करें वहाँ प्रोटेस्ट, आप पंजाब में देखेंगे प्रोटेस्ट, हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बनिस्बत मौजूदा सिनेरियो पाकिस्तान के कौन से कंट्री के मुसलमानों को ज़्यादा हकूक़ हासिल है, इंडिया के या फिर पाकिस्तान के? इस पर कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के वो हमने देखा नहीं है वहाँ जाके। तो पाकिस्तान में हकूक़ मिलते भी हैं, नहीं मिलते। मेन इशू है इंसाफ, हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। कोई भी है, छोटा बंदा है, बड़ा बंदा है, इंसाफ। आपने कहा कि अब मैं कह नहीं सकता कुछ, अब मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं आपको। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है, 5वीं बड़ी मैशियत हर सबको साथ लेकर चल के बनती है ना सर। अगर आप देखेंगे मुसलमान कितने, 35 करोड़ मुसलमान है वहाँ पे। अगर 35 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रखे, इंडिया रखे, तो क्या वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन सकता था? अब दूसरी तीसरी बनने जा रहा वो। इसको कैसे देखते हैं आप? जो कि हमें दिखाया जाता है, जो कि हमें बताया जाता है, भाई बहुत जुल्म होता है। यहाँ से ध्यान हटाने के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो अवाम है कि एजुकेट ना हो जाए, कहीं से इनको पता ना चल जाए कि जुल्म उधर से ज़्यादा इधर हो रहा है। क्या वजूहत दिखती हैं आपको? इसमें कोई वजह कोई ख़ास नहीं बता सकते,
लेकिन जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई हुकूक देते होंगे ना उनको, जो अभी तक चल रहे हैं। अगर वो ना देते तो अभी तक उनकी 5वीं बड़ी मीशत ना होती पूरे मुल्क की। तो बाकी उनकी एजुकेशन भी अच्छी है हमसे, आईटी में भी वो हमसे बहुत ऊपर है। गूगल के सीईओ, किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ जो है वो इंडिया का बैठा हुआ है। तो ये बात मोदी ने अपने उसमें की थी, एक उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उसने कहा था कि हम एजुकेशन में ऊपर हैं, हमारी आईटी को देख लें, उनमें उनकी गाड़ियों की प्राइसेस देख लें कहाँ पे हैं, उनकी पेट्रोल की प्राइस देख लें। उसके बाद अगर आप जाते हैं उनकी एक और चीज़ है वो मेरे जहन से निकल गई है, तो वो हमसे ऊपर हैं इस चीज़ में। और हम अगर देखते हैं हमारी एजुकेशन भी डाउन है, हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें इतना हाईली एजुकेट नहीं किया जाता स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद आईटी जो है उस पर अभी इमरान खान के दौर में कुछ फोकस हुआ है, उससे पहले हमने नहीं देखा क्योंकि हम आईटी के फील्ड से हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हैं पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, इंडिया को हम मतलब कि इंडिया से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, इंडिया हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान के अंदर जब स्पीच दे रहे होते हैं तो इस किस्म की बातें होती हैं। जब एक इंटरनेशनली जब हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं तो इंटरनेशनली जब वो बयान देते हैं तो वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ पीस करना चाहते हैं, इंडिया के साथ अमन चाहते हैं, इंडिया से हम रिलेशन को बेटर करना चाहते हैं। ये क्या लगता है कि आपको ये क्या सुन रही है, एक ही बंदे के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जवाब और अलग अलग लोगों को गाइड करना, क्या देखते हैं इसको, कैसे देखते हैं? चलिए, बातें रिपीट हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो सब बात हुई थी अल अरबिया चैनल पर जाकर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, और उसके 24 घंटे से भी कम वक्त में इतना प्रेशर पड़ा कि पीएमओ की तरफ से बयान निकालना पड़ा। बयान स्टेटमेंट आई कि नहीं जी, जब तक कश्मीर से 370 वापस नहीं होगा, रिवोक नहीं होगा, हम बातचीत नहीं करेंगे, ट्रेड चालू नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो देखिए 24 घंटे में पलट जाते हैं अपने ही बयान से, समझ में नहीं आता। ये विजनलेस सरकार है ना। अब कोई भी सरकार हो, इमरान खान की भी सरकार जो थी वो विजनलेस ही थी। खैर, अब जो आते हैं मुख्य मुद्दे पर, तो हिना रब्बानी खार में और श्री श्री रविशंकर में क्या हुआ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, देखकर बड़ा मजा आएगा आपको। पहले देखिए। Prime Minister Modi may be very good for his country, may be very good for dividing the country into Hindus and anyone else. He might have done well for India, and on many other counts he might have done. India is doing very well on many other counts. This is a count, to me, India is not doing very well. The world knows where terrorism is sprouting. Where was Osama bin Laden? Where was all these other terrorists which have been causing problem in the world? Let's not deny this fact. देखा आपने, यहां पर अगर आपने एक चीज गौर की, मैं फिर से वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जब श्री श्री रविशंकर बता रहे थे ओसामा बिन लादेन और ये और वो, तब हिना रब्बानी खार का चेहरा देखने लायक था। हिना रब्बानी खार का चेहरा देखिए, तमतमा रही हैं। उनको लग रहा है कि अरे यार, ये तो बीच प्लेटफॉर्म पे इस आदमी ने नंगा कर दिया, मतलब नंगा इन द सेंस कि सच को सामने ला दिया, हमारी पोल खोल दी, हम तो रंगे हाथ पकड़े गए। आप चेहरा देखिए कैसे हिना रब्बानी खार के एक्सप्रेशंस आपको बताएंगे कि कितनी बड़ी बेइज्जती वो फील कर रही थी वर्ल्ड फोरम पे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई छोटा मोटा मंच नहीं है, बहुत बड़ा मंच है, दुनिया भर के लोग देखते हैं, इसीलिए ये ज्यादा फेमस हुआ। रही बात, देखिए भारत की सक्सेस की जो स्टोरी है वो एक दिन की या एक रात की नहीं है, वो 75 इयर्स की हमारे संघर्ष की स्टोरी है। इस देश के लोगों ने, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबने मिलकर वो संघर्ष किया है। और आज उसका नतीजा है कि भाई आज हम किस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया हमारा लोहा मानती है, जो हमारा मजाक उड़ाती थी। इंफ्रा के मामले में हम डेवलप हो रहे हैं और जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया हमने। एजुकेशन के मामले में हमारे एजुकेशन का दुनिया भर में डंका बज रहा है। आप देख लीजिए, बड़े से बड़ी कंपनी के सीईओज वहां पर इंडियंस बैठे हैं, उन कंपनीज को इनोवेशन दे रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और वो सब आता है दिमाग से। वहां पर ये सीईओज बैठे हुए हैं। हमारा देश दुनिया का 3रे नंबर का देश बन गया है यूनिकॉर्न कंपनीज बनाने में। यूनिकॉर्न कंपनीज $100 बिलियन या कुछ इस तरह का होता है ना वो। अब सोचिए, ये नई जनरेशन ने किया है, नए लोगों ने किया है, जो रिस्क ले रहे हैं, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो आइडियाज निकाल रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। और अभी तो ये बस समझ लीजिए कि ये तो अंगड़ाई है, शुरुआत है। आने वाले 10 साल में आप देखेंगे, आने वाले 15 साल में आप देखेंगे कि इंडिया कहां का कहां पहुंच गया होगा।
हालांकि इसको दबाने पर, इसकी रफ्तार रोकने पर दुनिया की कई ताकतें लगी हुई हैं, बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन यकीन मानिए इंडिया रुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं। देखते रहिए आप। तो जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो जी वीडियो ही खत्म। असल में वीडियो तो थी हिना रब्बानी खार जो हमारी पता है कौन सा मिनिस्टर, मुझे उसके पोस्ट पे फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, वो तो है अपना बिलावल भुट्टो है। खैर जो भी थी उसकी और इंडिया के जो वो थे रवि साहब, उन दरमियान बहस मुबासा शुरू हो गया। बहस मुबासा इस बात पर था कि पाकिस्तान इंडिया की कोशिश कर रहा था कि इंडिया को मैं नीचा दिखाकर उनकी बुराइयां बयान करके मैं दुनिया के सामने उसको नीचा दिखाऊं, और इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान को नीचा दिखा। बस बात इतनी सी, अगर टू दी पॉइंट बात को एक लफ्ज़ में दोनों कौमें, दोनों मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। अच्छा, बात अब करते हैं कि जो आलोक सर हैं, वो जारी बात है, उन्होंने बात की बांग्लादेश तोड़ने की, पाकिस्तान तोड़ने की, फलाना। अच्छा तोड़ने की बात की, आप खुद ही माने कि हमने बांग्लादेश तोड़ा। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया को किसने तोड़ा? इंडिया को हमने तोड़ा। इंडिया के हमने पहले टुकड़े किए, हमने टुकड़ा अलहदा किया पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से अलहदा हुआ बांग्लादेश, इंडिया को टूटा नेपाल निकला, इंडिया टूटा भूटान निकला, इंडिया टूटा, आप पता नहीं और कितने टुकड़े हो गए। पर वल्लाह अलम ना हो, वल्लाह अलम हों भी, ये तो कोई नहीं देख कहा जा सकता। और दूसरी बात मैं अक्सर कहता हूँ, आप बिल्कुल ज़रा बराबर भी नहीं है। जितनी बड़ी सल्तनतें आईं और जितनी बड़ी सल्तनतें गई, जिनका नामो निशान भी नहीं है, आप उनके ज़रे के बराबर भी नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी सल्तनतों पर हिंदुओं ने भी की हुकूमतें, मुसलमानों भी की हुकूमतें, और इसके अलावा ब्रिटिश के लोगों ने भी की हैं हुकूमतें। तो इसलिए आप इतनी हवा में नहीं जाना चाहिए, आपको जमीन में रहना चाहिए। मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर, उसका मुझे नाम पता नहीं, किस मिनिस्ट्री को है वो, हिना रब्बानी खान, डेजिग्नेशन उसका पता नहीं कौन सी है, हमें नहीं पता उनका डायलॉग, क्योंकि हमें इस हुकूमत में इंटरेस्ट नहीं है। आप उसके साथ बातचीत करें, किसी और फॉरम के रिलेशन के बारे में बात करें, आप डायरेक्ट उस पर बात कर रही हैं कि जो उन्होंने बोला कि इंडिया के जो मुसलमान हैं आप उस पर जुल्म करती हैं। कि आपके ये सवाल बनता था उस हिना रब्बानी खान का, क्या मुसलमानों पर हमला हो रहा है, उधर हकूक नहीं मिल रहा है, क्या ये सवाल बनता था? असद भाई ये बात उन्होंने हकीकत ही बताई है ना भाई ने, जो हमारे यहाँ इधर हुआ, उसामा बिन लादेन कहाँ से? आप तो बात ही नहीं सुनते। आप एक सवाल करते हैं, फिर उसमें आपको आगे अलग सवाल मिल जाते हैं। बात तो ये थी कि बेसिक पॉइंट ये था कि ये दोनों फरीक वहां पर करने क्या गए थे, क्या मुद्दा था, तो कहां पर ये बात किस तरह से इन दोनों ने अलग छेड़ दिया, अलग वो क्या चीज थी कि इन दोनों मुल्कों के दोनों इन जो शख्सियात थी इकट्ठा किया गया, किस मौजूद पर किया गया। वीडियो के रिसर्च में जाना पड़ेगा कि किस यार ये एक फोरम होता है पर गए हैं कि क्या बात। अच्छा, इन दोनों की आदत नहीं बदली, दोनों मुल्कों के हुक्मरानों की आदत नहीं बदली, दोनों की आदतें अभी वही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की ये हमेशा दो हरफ एक हरफ में पहले ही बयान कर दिया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इंडिया की बुराइयां करने की, इंडिया कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की बुराइयां करने की, अमेरिका खुश हो रहा है। और ये दूसरी यूरोपीय कंट्रीज हैं कि ये इतने जहल है कि दुनिया कहाँ पहुंच गई। हमने यूरोपीय यूनियन बना ली, हमने USA बना लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया, और ये आपस में अभी तक उन जालों की तरह लड़ते जा रहे हैं। तो हंसते होंगे भाई, अभी भी वो पुरानी लुत्फअंदोज होते होंगे, लुत्फअंदोज आपस में लड़े जा रहे हैं भाई। वो कह रहा है तुम बुरे हो, वो कह रहा है तुम बुरे हो, तुम जुल्म करते हो। वो हिना रब्बानी साहब कहती है कि तुम मुसलमानों पर हमला करते हो, उधर जुल्म ढाते हो, वो कहते हैं कि आपके यहाँ दहशतगर्द है। तो ऐसी तो बातें नहीं है, मैं कहता हूँ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इतने बड़े पढ़े लिखे हम हिना रब्बानी खान के, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या इंडिया में जुल्म, मैं कहता हूँ होता भी। आप अच्छा, मुद्दा ये था भाई गुलजार कि जो इंडिया के अंदर मुसलमान जो हकीकत है उसको तहे दिल से कबूल करो भाई। पाकिस्तान में मिनॉरिटी का ना कोई वज़ीर आज़म बन सकता, ना कोई सदर बन सकता, ना कोई आर्मी चीफ बन सकता, ना कोई चीफ जस्टिस बन सकता। ये हमारा कानून और आइन ये शिकत है। अच्छा, इसको आप समझ लें कि हमने गैर मुंसिफाना रवैया, ये बिल्कुल ये सिक्योरिटी बेसिस पर कह लें कि जो भी है ये हम सेकुलर नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ कि हम सेकुलर नहीं। ये होता है सेकुलर स्टेट में वो स्टेट जिनकी बुनियाद किसी बुनियाद पर भी ना हो,
सेकुलर स्टेट होता है आज़ाद स्टेट जिसमें सबको बराबरी का को ना कोई। लेकिन हम दो मुल्क ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो किसी आइडियोलॉजी पर बने, एक इजराइल और एक पाकिस्तान। इजराइल बना प्योर यहूदी आइडियोलॉजी पर और पाकिस्तान चाहे इस्लामिक ना हो इसमें कहमानीन, चाहे इस्लामिक अभी तक नामो निशान भी ना हो इसमें इस्लाम का, कम हो जितना होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर। तो इसका मतलब हम सेकुलर नहीं है। हमने तो दुनिया को अल्लाह ने ऐलान किया कि हम सेकुलर स्टेट में ही, हम तो मुसलमानों की आगे लेकर आएंगे। तो ये हम पर एतराज़ उठाना कि हमारे ऊपर हमारे अंदर गैर मुनसिफाना तकसीम है, ये हम बात तस्लीम करते हैं क्योंकि हम एक सेकुलर स्टेट नहीं है। ये हमारी भी गलती से अमल है या जो मर्जी से अमल है। जो ये कहता है कि हम बराबरी देते हैं अपना मिनॉरिटीज़ को, ये वो झूठ बोलता है। हम बराबरी नहीं देते क्योंकि हमने मिनॉरिटीज़ के लिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो जहाँ पर जिस अकलियत में है ना वो अपनी आज़ादी से रहता है। बराबरी तब से खत्म हो जाती है जब हम उनको वज़ीर आज़म की सीट, चीफ जस्टिस, चीफ आर्मी की सीट या प्रेसिडेंट की सीट नहीं देते, तब से जो है बराबरी खत्म हो जाती है। ये जो बराबरी का नारा लगाते हैं हम बराबरी है, ये गलत बात है। बात मुझसे इतनी उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में सिना टावर के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।